ਹੈਲਥ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਲਵਾਰ ਹਸਪੀਟਲ ਐਂਡ IVF ਹਿਸਾਰ ਰੋਡ ਸਿਰਸਾ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜੇ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਕੇ ਸੰਤਾਨ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦਿਵਿਆ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत ਕੀਤੀ जो कि गायनेकोलॉजिस्ट ने और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट भी ने। दर्शकों हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर दिव्या तलवार जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से इनफर्टिलिटी की फील्ड में एक ऐसा हॉस्पिटल जो कि कॉम्बिनेशन है एक पुराना और नए कॉम्बिनेशन का। और डॉक्टर साहब यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। इनके मदर इन लॉ जिनका इस एरिया में एज ए गायनेकोलॉजिस्ट एज ए इनफर्टिलिटी डॉक्टर बहुत बड़ा नाम था पहले, और डॉक्टर साहब ने आकर नई टेक्निक के साथ इस हॉस्पिटल को और बुलंदियों पर लेकर गए हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, इनफर्टिलिटी, आज हम बात करें इनफर्टिलिटी की, तो इनफर्टिलिटी वो वाली बात नहीं रहेगी कि इनफर्टाइल होने के बाद भी आजकल संतान सुख की प्राप्ति बहुत इजी हो गई है, और वो पहले वाली बात नहीं है। क्या कहना चाहेंगे कि आजकल जो नई टेक्निक्स है उनके साथ एक नया वाम जो है डॉक्टर्स ने आम पेशेंट्स के लिए बना दिया? हाँ, ये तो है। देखिए ऐसा है ना, इनफर्टिलिटी अभी भी उतनी ही प्रेवलेंट है जितनी पहले थी। एक्चुअली उससे ज़्यादा बढ़ गई है, बट ये कि सुविधाएं ज़्यादा हो गई हैं। हर तरीके का ट्रीटमेंट पेशेंट के लिए अवेलेबल है और इजीली अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। तो डेफिनेटली जो ट्रीटमेंट रेट है इनफर्टिलिटी का एंड जो रिजल्ट्स आते हैं इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट होने के बाद में पेशेंट्स को, वो डेफिनेटली बेटर हो गए हैं पहले से। डॉक्टर साहब, ये हॉस्पिटल तलवार हॉस्पिटल जिसमें लोग आते हैं बहुत ही निराश, जिनको IVF फेलियर भी हो जाते हैं कई बार, लेकिन ये हॉस्पिटल एक फ्रेंडली हॉस्पिटल है जिसमें हर तरह की सुविधा और एक ऐसा एटमॉस्फेयर लोगों को मिल जाता है कि एक नींव जो है रखी जाती है। क्या कहना है? देखिए, तलवार हॉस्पिटल इतने सालों से सिरसा में अपनी सेवाएं दे रहा है, तो उसका बहुत मरीजों को बेनिफिट भी हुआ है। अब हमारे पास जो IVF लैब है वो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लैब है। सारी उसमें सुविधाएं हैं, सारी उसमें मशीन जो है जो भी हैं सारी इम्पोर्टेड हैं। तो उस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है, स्पेशली उन पेशेंट्स में जिनके जो है पहले IVF फेलियर हो चुके हैं। मैं ये नहीं कहती कि हर पेशेंट को ज़रूर प्रेगनेंसी हो जाएगी, बट ये है कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो डेफिनेटली हमारी जो लैब है उसकी वजह से इम्प्रूव हुए हैं। रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर या जो भी प्रेगनेंसी लॉसेस वाले पेशेंट हैं उनके लिए हमारा डिटेल वर्कअप होता है पहले, एंड अकॉर्डिंगली जो है हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट्स को। चाहे फिर हमें पेशेंट्स के लिए Day 2 कल्चर करना पड़े, Day 3 करना पड़े, या Day 5 या Day 6 कल्चर भी करना पड़े, तो उस चीज़ में हम हेजिटेट नहीं करते। हमारे यहाँ जो सफलता दर है वो काफ़ी अच्छा है। अगर हम हमारे पेशेंट से फीडबैक लेंगे, दे विल बी वेरी सेटिस्फाइड, बिकॉज उनका 1-to-1 इंटरेक्शन डायरेक्ट डॉक्टर से होता है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी जो है स्टाफ के भरोसे छोड़ देते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें IVF की, IVF का जो पहले का जो दर था, रिजल्ट्स थे वो इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे IVF के रिजल्ट्स है जो IVF के जो सक्सेस रेट है वो बढ़ रहा है। क्या कारण है कि जैसे आप बोल रहे कि मॉडर्न जो हमारे पास लैब्स हैं इतनी बड़ी आ गई हैं और काउंसलिंग का जो है वो ज़्यादा हो रहा है, क्या कारण है कि पहले से जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़िया आ रहे हैं? पहले से रिजल्ट्स देखिए इसलिए बढ़िया आ रहे हैं क्योंकि कोई भी चीज़ जब नई शुरू में स्टार्ट होती है तब से और उसके आगे डेवलपमेंट में जो है बहुत फ़र्क पड़ जाता है। लेटेस्ट चीज़ें जो है डेवलप होती हैं उनका रिजल्ट डेफिनेटली बेटर होता है पहली वाली चीज़ों से। तो कोई भी पेशेंट ऐसा है जिसका IVF करना है
तो उसके लिए जो है उसका वर्कअप कैसा है, उसकी काउंसलिंग तो डेफिनेटली मैं खुद ही करती हूँ, हम खुद ही करते हैं काउंसलिंग पेशेंट की। डॉक्टर साहब आईवीएफ में आप कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं? आईवीएफ में हम बेसिक आईवीएफ टेक्निक जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उसको यूज़ कर रहे हैं, और हम इक्सी को भी यूज़ कर रहे हैं। इक्सी मतलब कि एक एक अंडे को पकड़ के उसके अंदर एक एक कीटाणु को घुसाना, उसको इक्सी बोलते हैं। वो बहुत बेनिफिशियल टेक्निक है, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, स्पेशली उन पेशेंट्स में जिनके हस्बैंड्स के काउंट्स बहुत कम हैं, या फिर जिनके मोटाइल स्पर्म्स जो है काफ़ी कम है, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इक्सी के। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कल्चर टेक्निक्स में हमारे पास सारी हैं कल्चर टेक्निक्स, डे 2, डे 3, डे 5 ब्लास्टोसिस्ट कल्चर उसको बोलते हैं। तो हम कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं रख रहे हैं जिसमें हम जो है हर मरीज को एक ही तरह का हम प्रोटोकॉल यूज़ करें और उसको एक ही तरीके से जो है ट्रांसफ़र करें। जब हमें लगता है कि पेशेंट को डे 2 बच्चा अंदर डालने की ज़रूरत है, हम डे 2 डालते हैं। जब हमें लगता है हमें डे 3 की ज़रूरत है, हम डे 3 डालते हैं। जब हमें लगता है कि उसको ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र की ज़रूरत है, ऐसे पेशेंट्स में हम ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र भी करते हैं, और हम उसकी एडिशनल कोई चार्जेस नहीं लेते हैं, ना हम इक्सी के लिए एडिशनल चार्जेस लेते हैं पेशेंट से। जो भी पेशेंट का पैकेज है वो आईवीएफ, इक्सी जो भी ज़रूरत पड़ेगी हम इंक्लूडेड उसी में रखते हैं। दरअसल आमतौर पर ना लोगों को थोड़ा सा वहम रहता है, क्योंकि ये जो है बैकवर्ड थोड़ा विजन है, तो उनको वहम रहता है कि आईवीएफ वाले जो बच्चे हमारे नहीं है, ये मतलब उनके मन में एक धारणा सी रहती है। क्या कहना चाहेंगे कि आजकल ऐसी टेक्निक्स है, ऐसी पारदर्शी ढंग से काम हो रहा है कि जिसके साथ ये बात सोच भी नहीं सकते? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो बच्चे आईवीएफ से पैदा होते हैं वो खुद के बच्चे नहीं होते हैं। वही मैं बताना चाहती हूँ कि इन चीज़ों को जो है ना हमें कैटेगराइज करना पड़ता है। अब जिसके एग्स नहीं है नेचुरली उसके लिए एग बाहर से लिया जाएगा, जिसके स्पर्म्स नहीं है या स्पर्म्स उसके निकल नहीं सकते हैं किसी तकनीक द्वारा, या अच्छे नहीं हैं, या कोई रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर है, रिकरेंट प्रेगनेंसी फेलियर है, ऐसा कोई पेशेंट है और स्पर्म्स बाहर के लेने की ज़रूरत है, तो हम बताते हैं। ऐसा कोई भी नहीं करता कि आपको बिना बताए जो है स्पर्म बाहर से ले लिया, एग बाहर से ले लिया और कोई भी बच्चा बनाकर अंदर डाल दिया। तो ये चीज़, ये जो भ्रम है ये एक्चुअली एक भ्रम ही है, ये मरीजों को अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। अभी भी बहुत पेशेंट्स आते हैं जिनको ऐसा लगता है कि हमने आईयूआई करा लिया तो पता नहीं किसके स्पर्म अंदर डाल देंगे। आईयूआई की बात कर रही हूँ मैं इस समय, आईवीएफ तो खैर बहुत ही एडवांस और दूर की टेक्निक हो गई। तो ऐसे छोटे से प्रोसीजर में, आईयूआई जैसे प्रोसीजर में भी पेशेंट्स को लगता है, तो उन्हें काउंसिल किया जाता है कि आपको भरोसा करना पड़ेगा। अगर आपके पास खुद के स्पर्म्स हैं तो आपके स्पर्म्स यूज होंगे ना, अगर आपके पास खुद के एग्स हैं तो आपके ही एग्स यूज होंगे। एंड बाई चांस अगर मान लीजिए बाहर से लेने की हमें लगता है कि भी ज़रूरत है, तो आपको बताकर, आपको अच्छे से साइन वाइन कराकर तभी आपके जो है आगे से लिए जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि कहीं से भी उठाकर कुछ भी अंदर डाल दिया जाए, ऐसा नहीं होता। जैसे तलवार हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है पेशेंट्स के लिए? तलवार हॉस्पिटल में बेसिकली 2 टाइप के ब्रांचेस हैं अभी हमारे पास। एक तो गायनेक हो गया, इनफर्टिलिटी एंड गायनेकोलॉजी, जिसमें हम सारा कवर करते हैं, नॉर्मल डिलीवरीज, सिजेरियन सेक्शंस, नॉर्मल डीएनसीज, ट्यूबेक्टमीज जो बच्चे बंद करने का ऑपरेशन होता है, बच्चेदानी के ऑपरेशन जो होते हैं दूरबीन द्वारा या हाथ द्वारा, वो सारा हम कवर करते हैं। एंड इनफर्टिलिटी का संपूर्ण चेकअप एंड आईवीएफ की सुविधा। अब हमारी आईवीएफ लैब को भी, हमें आईवीएफ का काम करते हुए काफ़ी वर्ष हो गए हैं, तो तब से जब से हमने लगाया है आईवीएफ का लैब, तब से जो है हम बेहतर से बेहतर सुविधाएं और बेहतर से बेहतर रिजल्ट मरीजों को दे रहे हैं। दूसरा डिपार्टमेंट जो हमारे पास आता है वो है मेडिसिन का डिपार्टमेंट। उसमें हमारे पास 2 फिजिशियंस हैं एंड हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मेडिकल आईसीयू है, जिसमें हर तरीके के सिक पेशेंट्स, कार्डियक पेशेंट्स, या फिर पॉइजनिंग वगैरह के जो पेशेंट्स हैं, या मेडिसिन से रिलेटेड, जनरल मेडिसिन से रिलेटेड जो भी मरीजों को दिक्कत है, सांस की दिक्कत है, या कोई शुगर की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो, पॉइजनिंग हो, या इन जनरल जो भी ट्रीटमेंट चाहिए पेशेंट को, वो सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है। एक्सपीरियंस का तो फ़र्क पड़ता है। जो डॉक्टर विमला हैं वो बहुत सालों से, करीब 35 साल हो गए उनको प्रैक्टिस करते हुए, तो डेफिनेटली शी इज़ स्टिल एक्टिव एंड वो बहुत पेशेंट्स उनके नाम से आते हैं। तो चाहे वो इनफर्टिलिटी हो, चाहे हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक्स हो, मीन्स कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसको कोई बीमारी हो, बीपी की बीमारी हो, थायराइड की बीमारी हो, बच्चा ना ठहर रहा हो, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही हो, पहले कोई प्रेगनेंसी लॉसेज हुए, बच्चे खराब हुए हो, बार बार गर्भपात हुए हो, तो उन सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट हमारे हॉस्पिटल में बहुत अच्छी तरीके से होता है। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे हम इस समय 3 गायनेकोलॉजिस्ट हैं, नॉट इवन 2, एक और हमारे पास एक लेडी डॉक्टर है, तो बहुत अच्छे से हम 1 to 1 जो है पेशेंट को मैनेज कर पाते हैं। हम
मतलब हर पेशेंट का प्रोटोकॉल ऐसा नहीं है कि फिक्स हमने ट्रीटमेंट देना है हर पेशेंट को। टेलर मेड ट्रीटमेंट है हमारे हॉस्पिटल में। हर पेशेंट का जिस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट चाहिए, चाहे वो इनफर्टिलिटी हो, चाहे वो सिंपल डिलीवरी हो, चाहे वो सिजेरियन सेक्शन हो, चाहे वो कोई हाई रिस्क केस हो, बीपी बढ़ा हुआ हो, आंगुल फट गई हो, जो भी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो, तो हर पेशेंट को सबसे बेहतर से बेहतर सिरसा में सुविधाएं देने का हमारा एक्सपीरियंस है और हम देते आ रहे हैं। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और जाते जाते क्या आपका मैसेज रहेगा कि आजकल जैसे पीसीओडी की अक्रेंस बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, क्या मैसेज रहेगा कि यंग बच्चों को कि किस तरीके से वो लाइफस्टाइल को अपने चेंज करें, क्या करना चाहिए? पीसीओडी बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। जितने हम पेशेंट्स देखते हैं उसमें आजकल मोर देन 50-60% जो पेशेंट्स हैं, इवन यंग गर्ल्स, उनको पीसीओडी है। तो पीसीओडी के बारे में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये एक लाइफस्टाइल टाइप का डिसऑर्डर है। आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप हेल्दी खाना खाइए, बच्चों को जंक फूड से दूर रखिए, बच्चों को ओबीस मोटा मत होने दीजिए। अगर आपके बच्चे मोटे होंगे, जंक फूड खाएंगे, तो डेफिनेटली उनको पीसीओडी होने के अच्छे चांसेस बन जाएंगे। एंड पीसीओडी से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स फिर आगे एडल्ट लाइफ में आते हैं वो फिर डेवलप होंगे। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, ये स्पेशली सारे मदर्स एंड फादर्स के लिए है। बच्चों को तो पता नहीं होता उन्हें क्या करना है, ये तो मम्मी पापा के हाथ में होता है कि उन्होंने अपने बच्चों को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, किस तरीके से उनको डेवलप करना है, किस तरीके से उनकी ग्रोथ करानी है और मेंटेन करके रखना है बच्चों को। तो थोड़ा बहुत जंक फूड वंस इन अ वाइल, महीने में एक आध बार ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे रोज़ मैगी, बर्गर, चिप्स, ये सारी चीज़ें, पिज़्ज़ाज वगैरह खा रहे हैं। एंड थोड़ी सी एक्सरसाइज, योगा, अगर शुरू से ही, छोटेपन से ही बच्चों को हम आदत डालें तो फिर वो डेफिनेटली जो है बच्चों को बड़े होके पीसीओडी से प्रिवेंट करने में हेल्प करेगी। जो इनफर्टाइल कपल्स हैं पीसीओडी, उनको जिनको भी अब डायग्नोज हुआ है, प्रेगनेंसी होने में जिनको प्रॉब्लम्स आ रही है, उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि अगर आपकी शादी को 1 साल हो गया है एंड आप ट्राई कर रहे हो, आपको प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ आप आइए अपने डॉक्टर के पास में, लेडी डॉक्टर के पास में, उनको कंसल्ट कीजिए, अपना डायग्नोसिस करवाइए कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है एंड अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट लीजिए। अगर आपको पीसीओ है तो बहुत ज़्यादा अभी अच्छी जो है मेडिसिन हैं जिनसे जो है एग वगैरह हम बनाने में हेल्प कर सकते हैं। बाकी लाइफस्टाइल तो इम्प्रूव करना है, एक्सरसाइज डेली करना है, योगा डेली करना है, खाने का ध्यान रखना है, ज़्यादा आपको रोटियाँ, ज़्यादा घी, ज़्यादा मसालेदार चीज़ें, ये सब चीज़ें, जंक फूड अवॉइड आपको भी करना है एंड डेफिनेटली आपको प्रेगनेंसी होने में जो है हेल्प होगी। थैंक यू डॉक्टर। ओके, थैंक यू।